बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम मैप रीडिंग पार्ट 2 जो है उसको डिस्कस करने लगे हैं। पार्ट 1 के अंदर हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड मैप जो है उससे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, उसके ज्योग्राफी से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे। आज हम डिस्कस करेंगे जी, स्टार्ट करेंगे डेजर्ट से। वर्ल्ड मेजर डेजर्ट जो हैं या 5 जो बड़े बड़े फेमस सहरा हैं, उन सहराओं को जो है हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे, और देखेंगे कि ये बड़े बड़े सहरा कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड मैप के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड मैप आप ऑलरेडी समझ चुके हैं और वो सारे का सारा आप अगर वीडियो देख चुके हैं तो आपको समझ आ चुकी होगी, तो इसलिए ये आपके लिए समझना जो है वो आसान हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो सहरा आता है जी, सबसे बड़ा वो है सहारा का। ठीक है, सहारा डेजर्ट। और ये सहारा डेजर्ट जो है ये तकरीबन 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर जो है वो फैला हुआ है। ठीक है जी, 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और अगर यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देखिए सहारा डेजर्ट, तो ये अफ्रीका के अंदर जो है मौजूद है यहाँ पे, और ये सबसे बड़ा जो है वो डेजर्ट माना जाता है इस टाइम पे। ठीक है, अफ्रीका के अंदर, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है। लोकेशन यहाँ पे देखिए कौन कौन से कंट्रीज आते हैं इसके। अल्जीरिया है यहाँ पे, इजिप्ट है यहाँ पे, लीबिया है यहाँ पे, मोरक्को है, सूडान है, ट्यूनेशिया है यानी ट्यूनिस, वेस्टर्न सहारा है, माली है, मोरितानिया है, नाइजर है, और एरिट्रिया है, और चाड है। तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्रीज जो हैं वो सहारा जो सहरा है इसके इर्द गिर्द आते हैं, सहारा सहरा के इर्द गिर्द हैं, ये इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है वो डेजर्ट इस टाइम पे मौजूद है। अब आप एक बात समझिएगा कि सहरा नॉर्मली हम किसे कहते हैं या वो बनता कैसे है। देखिए, सहरा हम जो है वो सबसे पहले हम कहते हैं जी, जो भी जहां पे खुश्क इलाका होगा सबसे ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं वो सहरा है। और खुश्क होगा, बारिशें वहां पे बिल्कुल नहीं होंगी, और इसके अलावा कभी कभी बारिश होगी वहां पे, दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और रात को जो है वो रातें ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि दिन को रेत जो है वो गर्म हो जाएगी और रात को रेत जल्दी जो है वो जो एब्जॉर्ब उसने किया होगा वो छोड़ देगी, तो उसकी वजह से वो ठंडी हो जाएगी। इसके अलावा वहां पे पौधे वगैरह नहीं होंगे, और वहां की जो हवा है वो बहुत ज्यादा खुश्क होगी, और उसी खुश्क हवा की वजह से ही एक्चुअली में सहरा बनते हैं। कि वो जो मिट्टी होती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर तो मॉइस्चर है या पौधों के अंदर, तो वो खुश्क हवा जब वहां पे चलती है तो वो मिट्टी के अंदर से मॉइस्चर सारे का सारा जो है वो सोख कर लेती है, तो उसके नतीजे के तौर पर मिट्टी रेत बन जाती है। तो जब रेत बनती है तो हम कहते हैं ये सहरा जो है बन गई है। तो यही खुश्क हवा जो है ये सबसे बड़ा रीज़न होती है सहरा बनाने की। ठीक है, मिट्टी को यानी कि वो सहरा बना देगी, और ऊपर से वहाँ का टेम्परेचर भी अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा ही होगा। तो ये जो एरियाज़ हैं ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि इक्वेटर लाइन के नीचे हैं, तो ओबियसली यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो मौसम ऐसा ही रहेगा। आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे कौन से इलाके इक्वेटर के नीचे हैं। नंबर 2 पे हम बात करते हैं जी, हमारे पास जो दूसरा बड़ा डेजर्ट है वो है अरेबियन डेजर्ट, यानी कि सहराए अरब जो है, जिसको हम कहते हैं अरब का सहरा। तो ये अरब का सहरा दूसरे नंबर पे है, और ये तकरीबन कोई 18,55,470 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखिए इसी सहारा के साथ ही, क्योंकि अफ्रीका के अंदर है, तो ये जो है ये अरेबियन डेजर्ट है, ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी डिवीजन है, लेकिन ओवरऑल इसको जो है, जैसे अब सीरियन डेजर्ट भी पीछे आ जाएगा यहाँ पे इस एरिया के अंदर, लेकिन उसको साथ मिला के ही जो है ये शामिल किया गया है और उसको अरेबियन डेजर्ट कहा गया है। और ये जो है ये मिडिल ईस्ट के अंदर है, यानी इस पूरे एरिया को जो है वो मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। और ये दूसरा जो है वो बड़ा डेजर्ट है, पहला सहारा और दूसरा अरेबियन डेजर्ट। इसकी अगर लोकेशन की बात करें, सऊदी अरब है, यमन है, इराक है, कतर है, जॉर्डन है, अच्छा ओमान है, इजराइल है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और कुवैत है। यानी ये सारे जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कंट्रीज एक्चुअली में क्या हैं, हम ये जानते हैं कि ये सारे सहरा ही हैं। यहाँ पे रेत ही रेत है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है जी, तेल ही यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें मिलता है। अच्छा, नंबर 3 पे बात करते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है गोबी डेजर्ट, और तकरीबन 12,95,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर जो है वो ये एरिया के ऊपर फैला हुआ है, और इसकी लोकेशन मंगोलिया और चाइना है। यहाँ पे अगर आप मैप के अंदर देखिए तो ये है हमारे पास नंबर 3 पे सहराए गोबी। ठीक है जी, ये सहराए गोबी है, और इसको तीसरे नंबर पे जो है वो माना जाता है सबसे बड़ा सहरा, चाइना और मंगोलिया के अंदर। यहाँ नीचे की साइड पे जो है वो चाइना है, और यहाँ बीच में जो है वो मंगोलिया है, और इसके ऊपर जो है वो रशिया है। ठीक है, लेकिन ये रशिया के अंदर नहीं, ये चाइना और जो है वो मंगोलिया के अंदर ही है। तो ये तीसरा जो है हमारे पास बड़ा डेजर्ट है। उसके बाद अगर हम अगले 2 की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास
एक्चुअली में ये चौथे और पांचवें नंबर पे है नहीं, आपने इस बात को समझना है। ये पहले और दूसरे नंबर पे है, लेकिन चौथे पांचवें पे इसीलिए रखा क्योंकि नॉर्मली इनको डिस्कस नहीं किया जाता या इनको डेजर्ट कंसिडर नहीं किया जाता। बहुत से ज्योग्राफर्स जो है उनको डिस्कस नहीं करते और आपको बहुत से बुक्स में मिलेगा भी नहीं, वरना अदरवाइज अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो डेजर्ट है हमारे पास वो अंटार्कटिका का है, ठीक है। और ये हमारे पास सबसे बड़ा एरिया आता है, ये यहाँ पे हमारे पास जो है अंटार्कटिका का, ये पूरे का पूरा डेजर्ट है, ठीक है। अब यहां पे हम जो डेफिनेशन देखते हैं डेजर्ट की, तो वो इस तरह से है कि आप ये कह सकते हैं कि यहां पे तो बर्फ होती है, तो सवाल ये है कि क्या बर्फ भी जो है वो सहरा बन सकती है? तो जी हां, बिल्कुल, क्योंकि हम जो मेजर डेफिनेशन है जो हम सहरा की देखते हैं उसमें हम ये कहते हैं खुश्की वहां पे होती है या खुश्क हवा वहां पे चलती है, और खुश्क हवा की वजह से वहां पे रहना पॉसिबल नहीं होता, वहां पे बारिश नहीं होती, क्योंकि बारिश हमेशा वहां पे होगी जहां पे मॉइस्चर होगा, जहां पे नमी होगी हवा के अंदर। जब हवा के अंदर नमी नहीं होगी तो वहां पे हरगिज बारिश नहीं हो सकती, वो खुश्क होगी। और इवन वो जो खुश्क हवा वहां से चलेगी तो वहां पे उस एरिया के अंदर भी जो नमी होगी वो उसको भी जो है वो अपने अंदर जो है वो जज़ब कर लेगी। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बर्फ तो मौजूद है, बर्फ के पूरे पूरे मैदान पहाड़ मौजूद है यहाँ पे, लेकिन वो बर्फ पे बहुत ज्यादा जो है वो खुश्क है। बर्फ खुश्क कैसे है कि वहां पे बर्फ के ऊपर भी अगर कोई पानी है या कोई नमी होती है तो वो भी, यहाँ पे जो हवा चलती है इतनी ज्यादा ठंडी हवा, तो वो ठंडी हवा क्या करती है, वो ठंडी हवा वो भी जो है वो पूरे का पूरा एरिया की जो पानी है, नमी जो है, यानी इसको हम जो बारिश के लिए जरूरी है वो नमी को भी यहाँ पे जज्ब कर लेती है। तो एक्चुअली में इसको भी कंसिडर किया जाता है कि ये भी जो है वो क्या है जी, डेजर्ट ही है, एक सहरा ही है। इसी तरह आर्टिक जो डेजर्ट है, ये इसकी अगर हम बात करें 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर जो फैला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इस साइड पे नॉर्थ अमेरिका में देखें आप, इसी तरह से यहां पे आप अगर देखें तो ये आपको पूरे का पूरा आर्टिक सर्कल जो है, जिसको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आर्टिक सर्कल जो है पोल्स के किनारे पे, ये भी डेजर्ट ही है एक्चुअली में। यहां पे टंड्रा लैंड्स भी आती हैं, ठीक है जी, वहां पे छोटे छोटे पौधे होते हैं और मैदान होते हैं, और 1-2 माह के लिए जब वहां पे बर्फ वगैरह जाती है तो वहां छोटे छोटे श्रब्स वगैरह निकलते हैं इसके साथ के एरियाज में। लेकिन ये एरिया यहाँ पे भी बर्फ रहती है, यहाँ पे भी जो है वो बारिश कम होती है या बिल्कुल ना होने के बराबर बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बन पाता। जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर इन एरियाज के अंदर बनता है हवा का, ठीक है। तो हवा का प्रेशर यहां बनेगा तो यहां पे बारिशें ज्यादा होंगी, यहां पे कम। ये हम आगे क्लाइमेट जोन्स के अंदर बात करेंगे भी इसकी डिटेल में, लेकिन यहां पे आप ये समझिएगा कि यहां पे भी बारिश ना होने के बराबर है, इस वजह से ये इलाके भी खुश्की हैं, यहां पे भी खुश्की है लेकिन ठंडी खुश्की है। अब ये चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं, देखिए गर्म खुश्की और ठंडी खुश्की जो होती है ये आप सर्दियों और गर्मियों में यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी देखते होंगे। अक्सर हम ये कहते हैं कि जब तक सर्दी के अंदर जो है वो स्टार्ट की जो सर्दी आती है और जब तक बारिश नहीं होती तो हम ये कहते हैं कि भाई देखो ये बहुत ज्यादा जो है ना ये खुश्क हवा है और ये बीमारियां पैदा करती है, इससे बचो, ये करो वो करो, ठीक है। तो वो उस टाइम पे खुश्क हवा होती है। जब हम बारिश हो जाती है, हवा में नमी आ जाती है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि चलो ये जो है ठंड ये बीमार नहीं करेगी। दूसरी साइड पे जो गर्मी होती है, तो गर्मी के मौसम में भी जो है वो 1-2 माह ऐसे आते हैं मॉनसून सीजन से पहले कि उस टाइम पे भी जो है वो गर्मी होती है, लेकिन वो खुश्क गर्मी होती है। तो जो मानसून है उसके अंदर तो आपने देखा कि नमी होती है, बहुत ज्यादा नमी होती है, नॉर्मली हबस हम कहते हैं, या नमी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाती है, मॉइस्चर। तो इसी तरह से जो गर्म हवा है, जब उसके अंदर भी नमी नहीं होगी तो वो गर्म इलाकों में सहरा बनाएगी वहां पे, और ठंडी हवा है उसके अंदर भी अगर नमी नहीं होगी तो वो वहां पे जो है वो खुश्क वहां पे डेजर्ट इस तरह के बनाएगी, जो 2 हमें यहाँ पे एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। तो बड़े बड़े जो सहरा हैं एक्चुअली में वो ये 3 हमारे सामने है, एक सहारा है, दूसरा अरेबियन है, और तीसरा जो है वो सहराए गोबी या डेजर्ट, ये जो गोबी डेजर्ट है ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये यहां पे हमारे पास वर्ल्ड मैप के अंदर जो है वो सहरा आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं जी मेजर रिवर्स ऑफ वर्ल्ड की, यानी कि आगे हम डिस्कस करेंगे जी वर्ल्ड मैप के अंदर जो बड़े बड़े दरिया हैं उन दरियाओं की लोकेशन या पोजीशन जो है वो क्या है, और देखेंगे ये दरिया जो है वो किन किन ममालिक के अंदर बहते हैं, ठीक है। तो दरियाओं को डिस्कस करते हैं, या दरियाओं के मेजर दरियाओं को। इसमें हम सिर्फ 5 बड़े बड़े दरिया जो हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो सबसे बड़ा दरिया है वो है जी अमेज़न रिवर। अब आपने ये बात समझनी है कि समटाइम्स आप कहीं देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो नाइल रिवर है वो सबसे बड़ा है, यानी दरियाए नील जो है ये कहीं पे आपको सबसे बड़ा दिखाई देगा, और कहीं पे अमेज़न रिवर जो है आपको ये सबसे बड़ा दिखाई देगा। तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंगली अभी जो रिसर्च की है, पहले ये माना जाता था अमेज़न रिवर ही सबसे बड़ा है, और अब ये जो रिसर्च आई है, क्योंकि अभी इसको कंफर्म नहीं किया गया, मतलब बहुत से आपको बुक्स में ये नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जो नाइल रिवर है, दरियाई नील है, ये थोड़ा सा बड़ा है अमेज़न रिवर से, लेकिन हम फिलहाल अमेज़न को ही नंबर 1 पे यहां पे रखेंगे, ठीक है। और अमेज़न रिवर सबसे बड़ा है, और इसकी अगर हम बात करते हैं लंबाई की तो ये है 6,992 किलोमीटर, ठीक है।
यानी कि 6,992, और ये नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका के अंदर मौजूद है, सॉरी ये इसके अंदर मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका के अंदर मौजूद है, सॉरी ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के अंदर नाइल रिवर मौजूद है, जबकि ये साउथ अमेरिका के अंदर जो है अमेजोन मौजूद है। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे आगे पीछे है, तो आपने इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना है। तो अमेजोन रिवर जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर है। अब यहाँ पे हम मैप के अंदर देखते हैं, वर्ल्ड मैप के अंदर, कि यहाँ पे क्या है जी, ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पे है साउथ अमेरिका, ये नीचे वाला जो है। अब साउथ अमेरिका के अंदर ये कह रहा है कि सबसे बड़ा यहाँ पे अमेजोन रिवर है, तो ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है यहां पे नाइल अमेजोन का रिवर। तो ये अमेजोन जो है इस टाइम पे नंबर 1 हम इसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दरिया है, और ये सबसे ज्यादा जो बहता है वो ब्राजील के अंदर से ये सबसे ज्यादा गुजरता है। तो ब्राजील जो है वो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ये सबसे बड़ा दरिया हमें देखने को मिलता है साउथ अमेरिका के अंदर, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बात करते हैं दरियाई नील की, नाइल रिवर। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 6,853 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये जो है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के अंदर मौजूद है, यानी कि अफ्रीका, सबसे पहले यहां पे आ जाएं, ये है अफ्रीका, ठीक है, तो ये अफ्रीका है। अब ये इसका है नॉर्थ और ये है इसका साउथ। अब कहता है नॉर्थ में भी है, साथ में ईस्ट में भी, और ये है इस साइड की ईस्ट अफ्रीका की। तो नॉर्थ और ईस्ट के अंदर का मतलब ये है कि ये कहां पे मौजूद है, इस एरिया के अंदर। ये ईस्ट है और ये इसका नॉर्थ है, ठीक है। तो ये जो आपको दरिया दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा ये दरिया जो है 4 से 5 ममालिक से गुजरता है, जिसमें सबसे ज्यादा मिस्र जो है वो उसमें से गुजरता है, जिसकी सबसे पुरानी जो दुनिया की तहजीब थी, हम ये मानते हैं कि जो दुनिया की 4 ओल्ड सिविलाइजेशंस जो हैं, 4 बड़ी तहजीबें जो गुजरी हैं सबसे पुरानी हिस्ट्री के अंदर, तो वो उसमें सबसे पहली जो तहजीब थी वो दरिया मिस्र की जो है यहाँ पे तहजीब गुजरी, दरिया नील की जो तहजीब गुजरी है मिस्र के अंदर, जिसको हम कहते हैं फिरौन वगैरह यहाँ पे रहते थे, और वो सारे का सारा उन्होंने कल्चर रखा हुआ था यहाँ पे। और ये तकरीबन अराउंड 3500 BC के करीब, यानी 3500 BC में यहाँ पे जो है ये दरिया नील की तहजीब यहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद फिर हम दजला फरात की बात करते हैं, और यहाँ पे बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। समटाइम मोहनजोदड़ो को सबसे पुरानी कहा जाता है, ये इंडस रिवर के साथ, और फिर उसके बाद यंगतीज चाइना में। तो ये दरिया नील जो है ये कहाँ पे है जी, ये मिस्र के अंदर सबसे ज्यादा है, उसके बाद सूडान के अंदर है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये इथोपिया के अंदर आता है। तो ये ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है दूसरे नंबर पे। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है यंगतीज रिवर, ठीक है। ये यंगतीज रिवर चाइना के अंदर है, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो 6300 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। और नंबर 3 पे आप यहाँ पे आ जाएं तो ये है हमारे पास चाइना, ठीक है जी। ये पूरे का पूरा हमारे पास यहाँ पे अब आप देखेंगे तो ये चाइना हमारे पास आ गया। अब इस चाइना में आपको यहाँ पे बड़े बड़े 3 रिवर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये जो बीच का जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पहाड़ों में से स्टार्ट होके तो ये यहाँ पे आता है, ये नंबर 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास यंगतीज है, ना इस साइड का, ठीक है जी, जो साउथ चाइना नॉर्थ चाइना वाला है वो भी नहीं, और ना ही ये साउथ चाइना का जो है वो भी नहीं। तो ये नहीं, जो बीच का जो दरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है वर्ल्ड मैप के अंदर ये जो है ये हमारे पास यंगतीज रिवर है, और जो तीसरे नंबर पे आता है। नंबर 4 पे हम बात करते हैं मिसिसिपी मैसूरी रिवर की। अब ये मिसिसिपी मैसूरी रिवर एक्चुअली में एक ही है, लेकिन ये इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये 6275 किलोमीटर का ये पूरे का पूरा एरिया है, और अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ये यूएसए जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके अंदर ये मौजूद है। अगर यहाँ पे आप आ जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी अमेरिका, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे का सारा अमेरिका है, और इस अमेरिका के अंदर ये जो आपको रिवर दिखाई दे रहा है, एक इसकी ये ब्रांच है मिसिसिपी जिसको कहते हैं, और दूसरी ये जो है ये मैसूरी रिवर, ये सारे का सारा। तो ये पूरा जो है ना ये बनाता है मिसिसिपी मैसूरी रिवर। तो ये जो है हमारे पास चौथा बड़ा जो है वो दरिया है, और ये नंबर 4 पे है। और नंबर 5 की बात करते हैं दी यनशाई रिवर, और ये जो रिवर है ये मंगोलिया के अंदर है और रशिया के अंदर है, यानी 2 कंट्रीज के अंदर आता है, और 5539 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। अब आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको ये मंगोलिया का एरिया नजर आएगा, ठीक है, और साथ में ये जो है ये सारे का सारा रशिया है। तो इस मंगोलिया और रशिया के एरिया में ये जो यहाँ से निकल रहा है दरिया, ये वाला जो है फर्स्ट वाला, ये जो है इसको हम ये कहते हैं कि ये जो है ये यनशाई रिवर है, और ये नंबर 5 पे है। तो ये 5 जो है दुनिया के बड़े बड़े दरिया हैं। नंबर 1 पे हमारे पास अमेजोन आ गया, ठीक है जी, ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा। नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो नील का दरिया आ गया, ठीक है, मिस्र के अंदर, अफ्रीका के अंदर है ये। नंबर 3 पे यंगतीज आ गया चाइना के अंदर, ठीक है। और नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो अमेरिका के अंदर आ गया मिसिसिपी मैसूरी रिवर, और नंबर 5 पे हमारे पास आ गया जी यनसाई रिवर, जो कि मंगोलिया और रूस के बीच में से होके गुजरता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
आगे बात करते हैं जी अब ग्रास लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड की, ठीक है। अब ग्रास लैंड्स भी इसे कह लें या प्लेन्स भी आप इसे कह लें कि प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड या ग्रास लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड के दुनिया में कहाँ कहाँ पे मैदान है, ठीक है। मैदानी इलाके सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं या मैदान सबसे ज्यादा कहाँ पे है। ग्रास लैंड्स क्योंकि जो मैदान होंगे ओबियसली वहां पे फिर जो है वो हरे भरे होंगे, वहां पे घास वगैरह या हमें इस तरह की जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज्यादा देखने को मिलेंगी उन एरियाज के अंदर। तो मेजर जो ग्राउंड्स हैं या ग्रास लैंड्स हैं दुनिया के मैप के अंदर, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे हैं। अब ये आपके सामने मैप मौजूद है और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने एक डिवीजन समझनी है कि उसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि इस वर्ल्ड मैप में से ये जो लाइन गुजर रही है, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है। ये सारी की सारी जो जिन ममालिक के बीच में से यूं गुजर के जा रही है, ये सारी की सारी जो है वो इक्वेटर लाइन है। इस इक्वेटर के ऊपर जो है 23.5 जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये क्या है जी इक्वेटर के ऊपर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये इन ममालिक के बीच में से या कॉन्टिनेंट्स के बीच में से गुजर के जा रहा है। इसी तरह से इस लाइन से नीचे, क्योंकि ये जीरो लाइन है, तो इससे नीचे 23.5 जो है वो हम देखें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। और ये यहां से इन ममालिक के बीच में से गुजर के जा रहा है। और ये जो पूरे का पूरा अगर हम इस रीजन की बात करें तो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, जिसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपने समझना है कि ये सारा ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पे। तो ये जो इलाके हैं जो ट्रॉपिकल जोन्स हैं, नॉर्मली इनमें ऐसा है कि बारिश ज्यादा होती है मामूल से, ठीक है। यानी कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पे हर रोज जो है वो, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है तो एवेपोरेशन ज्यादा होगी, जब एवेपोरेशन ज्यादा होगी तो उसके नतीजे के तौर पे फिर बारिश भी जो है इन इलाकों में ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अक्सर जो है वो हमें घास के मैदान देखने को मिलते हैं। गर्मी भी है लेकिन घास के मैदान भी यहाँ पे हमें कसरत से देखने को मिलते हैं इन ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। इसके अलावा जो है जहां जहां पे बारिश होती है वहां पे 45 का लैटिट्यूड जो है उसमें वहां पे बारिश होती है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले ग्रॉस लैंड्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास है सवाना, ठीक है। ये सवाना जो है ये अफ्रीका के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और इंडिया के अंदर है। यानी ये 3 रीजन्स के अंदर हमारे पास सवाना जो है इनके जंगलात मौजूद हैं या ग्रॉस लैंड्स ये मौजूद है हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सवाना यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अफ्रीका का जो रीजन है, इस रीजन के अंदर जो ट्रॉपिक का एरिया है, यहाँ पे ये जितने भी ग्रॉस लैंड्स हैं इनको जो है वो सवाना कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ये जो नॉर्थ का रीजन है, इसके अंदर जो आते हैं इनको भी सवाना कहा जाता है, क्योंकि ये भी ट्रॉपिक का रीजन है। वो कैंसर के अंदर आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर जो है यहां पे आता है, ठीक है। इसको भी कहा जाता है। इसके अलावा जो इंडिया का थोड़ा सा एरिया है यहां पे, क्योंकि ये देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली में इंडिया से गुजर रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का जो यहां पे कराची का हल्का सा इलाका है, यहां से ये गुजरता आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पे जो है ये साउथ इंडिया का जो इलाका है, जहां पे आप देखते हैं कि वो केले बहुत ज्यादा हैं, वहां पे बारिशें भी काफी ज्यादा होती हैं। तो ये जो है ये सवाना, यहां पे इन एरियाज के अंदर सवाना के जो ग्रॉस लैंड्स हैं वो आती हैं। और यहां पे जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज काफी ज्यादा होती हैं इन एरियाज के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली जब बारिश ज्यादा होगी यहां पे तो बारिश ही चाहिए होती है, ठीक है। और यहां पे फिर जो है इस तरह से बहुत ज्यादा जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं वो है पंपस। ये जो पंपस जो है ये साउथ अमेरिका के अंदर है, और साउथ अमेरिका अगर आप यहां पे देखते हैं तो ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के अंदर इस जगह पे ये भी ट्रॉपिकल जोन के अंदर ही है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उसके अंदर है। ये पूरे का पूरा जो आपको ये ग्रॉस लैंड दिखाई दे रही है ये डार्क कलर के अंदर, तो ये क्या है, ये पंपस के मैदान है, और यहां पे भी जो है वो काफी अच्छी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, और ये भी ग्रॉस लैंड्स हैं, और ये बड़ी ग्रॉस लैंड्स में से एक है दूसरे नंबर पे, ठीक है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं तो वो है स्टेपीज। अब स्टेपीज जो है ये रशिया के अंदर और सेंट्रल एशिया के अंदर है। बेसिकली ये सब ज्यादा सेंट्रल एशिया के अंदर जो है हमें देखने को मिलती है स्टेपीज थी। और यहां पे अगर आप आते हैं तो ये 45 के लैटिट्यूड में ऑलमोस्ट जो है वो आता है, क्योंकि हवा का जो दबाव यहां से आता है, फिर वो उसके बाद यहां पे आके, क्योंकि यहां पे जब बारिश बरसा देगा हवा का दबाव तो उसके बाद वो खाली हो जाएगा, फिर वो जब यहां से आगे जाएगा दोबारा से यहां पे उसका एक हवा का दबाव बनेगा इस साइड से, और जो हवा इस साइड से आएगी पोल्स के एरिया से जो हवा आएगी, ठीक है, तो उस हवा की वजह से टकराने से यहां पे समटाइम्स जो है फिर वो काफी ज्यादा बारिशें भी होती हैं। तो ये एरिया भी जो है वो अच्छा एरिया है इन ग्रासलैंड्स के लिए। तो ये जो स्टेपीज का एरिया है यहां पे भी जो है वो काफी अच्छी ग्रासलैंड्स है, और ये भी दुनिया की बहुत बड़ी गंदम जो है वो ये एरिया स्टेपीज का पैदा करता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यहां पे भी बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देखें, जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो है वो रशिया से गंदम वगैरह लेनी है या यूक्रेन से लेनी है, तो ये एरियाज काफी ज्यादा इसमें जो है वो रिच हैं, ये एरिया सेंट्रल एशिया के भी जो एरियाज हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये थोड़ा सा चाइना का भी एरिया यहाँ पे आता है, लेकिन ये क्योंकि साथ में सहरा है, गोबी डेजर्ट है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे ये भी है, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे ये स्टेपीज का एरिया है। ये बहुत ज्यादा जो है वो रिच लैंड है यहाँ पे इस एरिया के अंदर।
इसके अलावा बात करते हैं नंबर 4 पे, वो है टंड्रा। ये पोल्स के इर्द गिर्द का जो एरिया है, पोल से थोड़ा सा नीचे का जो एरिया है, इसको टंड्रा कहा जाता है। अमेरिका, एशिया और यूरोप, 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर से ये जो एरिया है टंड्रा का, यहां पे जो है ये ग्रॉसलैंड्स मौजूद है। अब यहां पे अगर आप देखिए तो ये जो है वो टंड्रा का एरिया है, यहां पे और यहां पे है, ये पोल्स के साथ। तो यहां पे और इस एरिया के अंदर भी कुछ ग्रॉसलैंड्स मौजूद है, इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इन ग्रॉसलैंड्स का ये प्रॉब्लम है कि यहां पे एक तो तकरीबन 7-8 माह जो है वो बर्फ भी रहती है, दूसरा जो है यहां पे छोटे पौधे होते हैं, शब्ज वगैरह होते हैं, बाकी कोई इस तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन ग्रासलैंड्स यहां पे मौजूद जरूर हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है। लेकिन यहां पे ठंड है, तो आपको पता है कि ग्रासलैंड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होती है धूप भी, कि अच्छी खासी जब उन्हें धूप मिलेगी तो तब भी वो सारे का सारा उनका प्रोसेस हो सकेगा, वो अपने जो है फूड बना सकेंगे। तो यहां पे जो है वो छोटी मोटी घास वगैरह उगती है। और नंबर 5 पे हमारे पास आते हैं जी वेल्ट के, और ये साउथ अफ्रीका के अंदर जो मैदान है इनको वेल्ट कहा जाता है। ये आप देखिए, ये वेल्ट है और ये साउथ अफ्रीका का जो एरिया। अब ये समझिएगा, साउथ अफ्रीका का मतलब हरगिज साउथ अफ्रीका कंट्री नहीं है, अफ्रीका के साउथर्न में है ये, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो ये यहां पे जो टिप है अफ्रीका की, यहां पे है साउथ अफ्रीका। जो क्रिकेट मैच खेलते हैं वो टीम जिसको हम जिक्र करते हैं अक्सर, ठीक है, तो AB डिविलियर्स वाली, वो कुछ और है, वो यहां पे मुल्क है, ठीक है, साउथ अफ्रीका का। ये अफ्रीका के साउथ में है, तो साउथर्न अफ्रीका है एक्चुअली में ये। तो ये जो है नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहां पे ये जो एरियाज है ये वेल्ट के मैदान है, और यहां पे भी जो है वो ग्रॉसलैंड्स हैं, और यहां पे भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज काफी ज्यादा जो है वो होती हैं। गो कि यहां पे हम देखते हैं कि उस तरह से, क्योंकि यहां पे गरीब, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आते हैं अफ्रीका के अंदर ज्यादा, तो इनके जो हालात हम देखते हैं वो बहुत ही हमें खराब देखने को मिलते हैं। और बारिशें यहां पे होती हैं, लेकिन उस लिहाज से उतनी ज्यादा यहां पे नहीं होती, क्योंकि ये जो इक्वेटर के बिल्कुल साथ का एरिया होगा, 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, यहां पे प्रेशर बहुत लो होता है, ये याद रखिएगा। और ये मैं ज्योग्राफी सीरीज के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं कि इक्वेटर का जो 10 ऊपर और 10 नीचे का जो एरिया है, यहां पे प्रेशर क्यों कम है, ठीक है, क्योंकि यहां पे सारी इवेपोरेशन होगी, बादल होंगे तो वो आगे पीछे यहां पे जाके जो है वो बरसते हैं, लेकिन बिल्कुल इक्वेटर जोन के ऊपर बारिश बहुत कम होती है। तो ये क्योंकि यहां पे प्रेशर बहुत कम होता है इस जोन के अंदर। तो ये जो है यहां पे अगर आप देखेंगे अफ्रीका की बहुत सी मूवीज आप देखेंगे, वो मूवीज बनी हुई होंगी, तो यहां पे खुश्क मैदान आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका के इस एरिया के अंदर। वो खुश्क मैदान ये सारे के सारे, ये नीचे का जो वेल्ट का एरिया है या ये सवाना का जो एरिया है, यहाँ पे काफी बड़े एरिया के ऊपर खुश्क मैदान हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी घास आपको देखने को मिलेगी, पौधे बहुत कम होंगे यहाँ पे। तो ये वो एरियाज हैं। तो ये ग्रॉस लैंड्स हैं दुनिया की, ठीक है। ये बड़ी बड़ी जो है वो 5 ग्रॉस लैंड्स है दुनिया के अंदर, जो कि बड़ा जो है वो बहुत ज्यादा गंदम वगैरह भी पैदा करती हैं। इसके अलावा यहां पे अगर आप देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेरीज है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैदान है, और ये भी बहुत ज्यादा गंदम पैदा करने के लिए खास करके जो है वो बहुत फेमस है। ये एरिया भी प्रेरीज का जो है, ये प्रेरीज का मैदान है, और ये 6ठे नंबर पे है, ठीक है। तो ये 6 एरियाज जो है हमें नजर आते हैं यहां पे वर्ल्ड मैप के अंदर, जहां पे दुनिया की बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे ग्राउंड्स हैं और ग्राउंड लैंड्स ही जो है वो या ग्रास लैंड्स ही चाहिए होती हैं एक्चुअली में ऐसी एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। और कुछ खुश्क हैं, लेकिन जो ज्यादा हैं वो जो है वहां पे एक्टिविटीज हो सकती हैं, पौधे वगैरह जो है उनकी प्लांटेशन काफी ज्यादा होती है वहां पे उन एरियाज के अंदर। इसके अलावा ग्रासलैंड अगर हम बात करते हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन्स जो है ये हमारे पास आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, और साथ में ईरान का थोड़ा सा एरिया जो है हमें देखने को मिल रहा है, ये जो थोड़ा सा उल्टी यू शेप बनी हुई है। तो ये इनको इंडो गंगेटिक प्लेन बोलते हैं, क्योंकि यहां पे भी आप देखें दरियाए गंगा है हमारे साथ, और साथ यहां पे इंडस हमारे पास दरिया है, दरियाए सिंध जो है वो है। तो उसके किनारे पे भी हमें जो है खास करके सिंध और पंजाब का जो पाकिस्तान का एरिया है या जो इंडिया के पंजाब का एरिया है, ये बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए ये एरिया जो है वो फेमस है। तो यहां पे भी मैदानी इलाके काफी ज्यादा हैं, और यहां भी ये भी ग्रॉस लैंड्स में ही कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो वर्ल्ड की ग्रॉस लैंड्स हैं, यानी कि प्लेन एरियाज यहां पे सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा एरिया पे खास करके फैले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ वर्ल्ड की, और मेजर 4 जोन्स जो हैं हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे अब इसकी क्लाइमेटिक डिवीजन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, कुछ जो जोग्राफर्स हैं उन्होंने कुछ और तरह से की, कुछ और ने कुछ और तरह से की। तो ये ओवरऑल है, ओवरऑल का मतलब ये है कि ये हर एक में फिट बैठते हैं। अब जैसे कोपन की हम अगर क्लाइमेटिक डिवीजन देखते हैं तो वो कुछ और तरह की, उसने बहुत ज्यादा डिवीजन बना दिए। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं, जैसे हमने पहले जोन्स की बात की तो वो सिर्फ 3 जोन्स को हम डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन यहां पे जो है ये हम 4 जोन्स को यहां पे डिस्कस करने लगे हैं जो मेजर हैं, ठीक है, जो मेजर इस दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ क्लाइमेट्स आ रहे हैं वो हैं। अब इन जोन्स का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए, जोन्स का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप को जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, समझने के लिए कि इसका जो वेदर है या मौसम जो है या जो इसकी आबो हवा है,
ठीक है। आबो हवा जो मुस्तकिल होती है और मौसम जो उस टाइम पे जो टेम्परेरी कंडीशन होती है वो होती है, ये भी ऑलरेडी मैं ज्योग्राफी में बता चुका हूं। तो उसका जो क्लाइमेट है, ठीक है, यानी आबो हवा और जो उसकी वेदर है वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि कौन से एरियाज के अंदर वर्ल्ड की कैसी है, यानी इक्वेटर पे कैसा वेदर है, ठीक है, ट्रॉपिक्स के ऊपर कैसा वेदर है, सब ट्रॉपिक्स के ऊपर कैसा, ये वेदर कैसा है, पोल्स के करीब वेदर कैसा है, और जैसा वेदर होगा अल्टीमेटली वैसे ही वहां पे जो है वो प्लांटेशन वगैरह भी होगी। ये इसको हम ज्योग्राफी में डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं कि कुछ चीजें तयशुदा हैं कि भाई जहां पे जाहिर बात है मट्टी अच्छी है, बारिशें ज्यादा हैं, तो वहां पे कुछ ज्यादा पैदावार होगी, वहां एग्रीकल्चर से लोग ज्यादा रिलेट करेंगे, उनकी एक्टिविटीज वो ज्यादा होंगी। लेकिन वहीं पे जहां पे बारिशें कम हैं और कुछ और एरियाज वहां शहरों की एक्टिविटीज ज्यादा हैं, समंदर के साथ अगर लगते हैं तो वहां पे जो है वो इंडस्ट्री ज्यादा होगी। तो ये कुछ चीजें जो है वो तयशुदा होती हैं। तो यहां पे जो है ये हमने 4 जोन्स के अंदर डिवीजन हमने देखनी है कि 4 जोन्स के अंदर कैसा क्लाइमेट है दुनिया को अगर हम तकसीम करें। सबसे पहला हमारे पास जोन आता है वो है ट्रॉपिकल जोन, ठीक है जी। अब ट्रॉपिकल जोन में बार बार आपको बता चुका हूं कि जो ट्रॉपिक्स का जोन है उसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो इलाका है इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। और इक्वेटोरियल जोन भी समटाइम इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन ये ओवरऑल बात करें तो ये ट्रॉपिकल जोन बनता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, तकरीबन सारे कॉन्टिनेंट से ये आपको गुजरता हुआ दिखाई देगा। अब जरा इसको समझिएगा। यहां पे सबसे पहले आप इस मैप के अंदर देखिए तो ट्रॉपिकल जोन की अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारे पास इक्वेटर, ठीक है, ये है 0 हमारे पास 0 डिग्री पे इक्वेटर उस साइड पे, यानी वेस्ट पे और ईस्ट पे। तो यहां से अगर हम ये लाइन जो है इसको डार्क थोड़ा सा कर देते हैं तो ये हमारे पास आ गया इक्वेटर, ठीक है। अब इक्वेटर से 23.5 ऊपर जाएंगे जब, तो हमारे पास आ जाएगा जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से लाइन खींची। इसी तरह 23 पॉइंट नीचे आ जाएंगे जब हम 23.5 नीचे, तो यहां पे ये आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर है, तो इसको ओवरऑल जब हम यू बात करेंगे, अगर हम इसको शेड करते हैं तो ये सारे का सारा ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। अब ट्रॉपिकल जोन की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यहां पे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से हमें नजर आएंगी। तो सबसे पहले देखिए ये ट्रॉपिकल जोन पे इसने रेड कलर दिया हुआ है यहां पे कि ये सारे का सारा जो है ये ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। इसी तरह से यहां ये जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर है ट्रॉपिकल जोन। इसी तरह से यहां पे अगर हम देखें तो ये सारे का सारा अफ्रीका है और ये इसके बीच में जो है वो मिडिल ईस्ट का थोड़ा सा एरिया है। ये पाकिस्तान और इंडिया और जो श्रीलंका वगैरह बांग्लादेश का एरिया यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। बर्मा वगैरह का एरिया यहाँ पे आ रहा है, इंडोनेशिया मलेशिया जहाँ पे आ रहा है सारे का सारा, ठीक है। और साथ में ये ऑस्ट्रेलिया का इलाका आ रहा है। तो ये जितना भी रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है ये सारे का सारा जो है वो क्या आ रहा है जी, वो ट्रॉपिकल जोन आ रहा है। अब इस ट्रॉपिकल जोन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो एवरेज 18 आपको देखने को मिलेगा, और फिर सम टाइम एवरेज 18 है तो इससे ऊपर भी होगा ज्यादा, यानी इससे कम ही आपको देखने को मिलेगा यहां पे टेम्परेचर, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर होगा ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सूरज जो है वो सारा साल ट्रॉपिक जोन के ऊपर ही रहता है। देखिए अब सूरज को जरा समझिएगा, वो मैं ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, यहां पे ब्रीफली आपको बताऊंगा कि ये सूरज है। अब सूरज तकरीबन अगर पूरा साल हम देखेंगे तो यहां पे ट्रॉपिक जोन के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगा, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर देखने को मिलेगा। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जो है वो जमीन शिफ्ट होगी इसके सामने, तो ये जो एरियाज हैं यहां पे गर्मी हो जाएगी। इन एरियाज के अंदर इंडिया पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के अंदर और ये पूरे का पूरा जो बेल्ट है बेल्ट के अंदर गर्मी हो जाएगी। लेकिन जब सूरज यहां से शिफ्ट होगा, और एक्चुअली में सूरज नहीं बल्कि जमीन ये जो रोटेट होगा यहां पे इसके सामने आएगी, और जब ये एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जब इसके सामने आ जाएगा सूरज के, तो फिर यहां पे इस साइड पे गर्मी हो जाएगी और इस साइड पे हमारी साइड पे इंडिया पाकिस्तान की साइड पे यहां सर्दी हो जाएगी। और पूरे बेल्ट में यहां पे जो है वो जनवरी फरवरी होगा और यहां पे शदीद ठंड होगी। इसी तरह से अभी जो टाइम चल रहा है जुलाई का, अगस्त का, जून का, तो ये टाइम पे यहां पे सूरज इस साइड पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, इस वजह से इन एरियाज के अंदर बहुत शदीद गर्मी है। जबकि ये जो ऑस्ट्रेलिया का इलाका है, ये जो बाकी जो दूसरे नीचे बेल्ट के इलाके हैं साउथ अमेरिका के अंदर, तो यहां पे इस टाइम पे ठंड है, क्योंकि यहां पे सूरज इस टाइम पे दूर से पड़ रहा है। तो जब दूर से सूरज पड़ेगा तो अल्टीमेटली जो है उसकी जो हीट है वो कम हो जाएगी, और यहां पे सूरज जो है वो करीब से पड़ रहा है तो फासला कम है यहां पे। इसी तरह जब ये रोटेट करेगी यार, तो ये एरिया जब सामने आ जाएगा, ये नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला, तो ये एरिया जो है वो गर्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का, ये पूरे का पूरा अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का, यहां गर्मी ज्यादा हो जाएगी। और पाकिस्तान इंडिया की साइड पे जो दूर हो जाएगा सूरज से, तो यहां पे सूरज जो है वो दूर से पड़ेगा, तो यहां पे जो है वो सर्दी हो जाएगी जनवरी फरवरी दिसंबर के अंदर ये महीने। तो अर्थ क्योंकि रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों है, तो जिसकी रोटेशन की वजह से फिर ये सीजन भी यहां पे चेंज होंगे।
तो ये जो एरियाज हैं तकरीबन पूरा साल अगर सूरज एक साइड पे रहे यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के चाहे ऊपर रहे या कैप्रिकॉर्न के ऊपर रहे, लेकिन रहता इसी जोन के ऊपर है, इन पिछले जोन्स के ऊपर इसकी कम ही जो है वो हीट जाती है। इसी वजह से ये एरिया सबसे ज्यादा जो है वो गर्म रहते हैं। तो गर्म है तो यहां पे वेजिटेशन भी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब वेपोरेशन सबसे ज्यादा होगी, वेपोरेशन की वजह से बारिशें सबसे ज्यादा होंगी, तो इसी वजह से यहां पे वेजिटेशन वगैरह और घने जंगलात भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि बारिश ज्यादा होगी तो ज्यादा लंबे जंगलात हमें देखने को मिलेंगे। तो बारिश जहां ज्यादा होती है और दरख्त लंबे होते हैं वहां पे पानी वो जज़ब कर करके एनर्जी मिलती है। जहां पे बारिश कम होगी वहां पे दरख्त जो है वो थोड़े मोटे टाइप का उनका तना होगा और वो थोड़े छोटे होंगे। जैसे पाकिस्तान के आप अगर देखें अक्सर तो आपको मोटे और छोटे दरख्त देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे बारिश कम है तो वो फिर वो जो है वो थोड़े छोटे और मोटे हो जाते हैं। लेकिन जहां पे बांस वगैरह के आप देखते हैं दरख्त लंबे लंबे तो पानी के किनारे होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो यहां पे 18 और इससे ऊपर का टेम्परेचर होगा, यानी गर्मी ज्यादा रहती है। सबसे पहली बात इन ट्रॉपिक जोन्स की ये है, ठीक है, हॉटर है पूरे बाकी पूरे जो है वो मैप की निस्बत। अच्छा, यहां पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा हाई है, यानी बारिश, जैसे मैंने कहा कि जब गर्मी ज्यादा है तो अल्टीमेटली एवेपोरेशन ज्यादा है, जब एवेपोरेशन ज्यादा है तो कंडेंसेशन भी ज्यादा होगी और फिर बारिश भी यहां पे ज्यादा ही बरसेगी। तो ये वो एरियाज हैं, जैसे आपने देखा होगा जो है वो चाइना के एरियाज में, कुछ ताइवान वगैरह जो है वो नॉर्थ कोरिया वगैरह के एरियाज में, कि रोज लोग जो है वो छतरी लेके जाते हैं घर से, ठीक है, कि वो किसी भी टाइम पे कोई पता नहीं चलता है। या इंडिया का जो एरिया है साउथ इंडिया का, वहां पे बारिश किसी भी टाइम पे स्टार्ट हो सकती है। मलेशिया में खास करके आप देखें तकरीबन हर रोज ही आपको बारिश वहां पे देखने को मिलेगी। और जो वेजिटेशन है वो लेयर्स के अंदर होती है। लेयर्स के अंदर का मतलब ये बहुत ज्यादा वेजिटेशन होती है कि सबसे पहले क्या होगा, बड़े बड़े दरख्त होंगे, ठीक है जी, ये जो है वो हम सबसे बड़ी लेयर कह लें। उसके बाद इनके अंडर जो है वो छोटे दरख्त होंगे, ये दूसरी लेयर हम कह लें। उसके बाद इनके नीचे छोटी झाड़ियां होंगी, वो तीसरी लेयर होगी। और फिर जो जमीन है, जो जंगलों के अंदर जो जमीन होगी, वहां जमीन के ऊपर भी घास वगैरह हमें देखने को मिलेगी। तो 3 से 4 लेयर्स के अंदर यहां पे हमें जो है वो दरख्त देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पे काफी अच्छा जो है उन्हें वो फूड वगैरह मिलता है, बारिश वगैरह अच्छी होती है यहां पे। तो ये सारे के सारे ट्रॉपिकल जोन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जी दूसरे जोन की, तो वो है ड्राई। इसी ड्राई जोन को एरिड जोन भी कहते हैं। इसी को डेजर्ट क्लाइमेट भी आप समटाइम्स देखेंगे कि कुछ बुक्स के अंदर डेजर्ट क्लाइमेट कहा गया होगा कि भाई डेजर्ट क्लाइमेट को जो है वो आप डिस्क्राइब करें। और इसी को सब ट्रॉपिकल भी कहा जाता है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल है, मेन ट्रॉपिकल, तो ये ट्रॉपिकल से हटके है थोड़ा सा, इस वजह से इसको सब ट्रॉपिकल कहा गया। और ये सब ट्रॉपिकल है, जैसे ट्रॉपिक के अंदर बारिश ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली ये थोड़ा ड्राई होगा, ठीक है, यहां पे बारिश कम होगी और उसकी निस्बत जो ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। और ये कहां पे, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका का साउथर्न है, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल और साउथर्न अफ्रीका है और एशिया है। अब यहां पे आप देखिए इस मैप के अंदर, तो ये जो हमारे पास येलो कलर है, ठीक है, ये जो पीले रंग वाला है, ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल जोन है। अब सब ट्रॉपिकल जोन में यहां आप देखिए तो ये साउथ अमेरिका आ गया हमारे पास, ट्रॉपिक यहां खत्म हुआ, ट्रॉपिक के नीचे। इसी तरह से ये आ गया यहां पे अफ्रीका का जो साउथर्न एरिया है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का जो ये जो बहुत बड़ा जो एरिया है इसमें। और इसी तरह से यहां पे अगर अफ्रीका के अंदर देखिए, जहां पे हमने देखा था सहारा, जो पूरे का पूरा सहारा जो है वो क्या है, डेजर्ट है, तो उसमें भी हमने देखा था कि वो खुश्क किसी वजह से, क्योंकि यहां पे खुश्क हवा आती है। इसी तरह से अगर यहां पे देखें तो ये मिडिल ईस्ट का एरिया आ रहा है, यहां पे पीछे साथ में टर्की का कुछ एरिया है, ईरान का बहुत बड़ा एरिया है, अफगानिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी सारा, और ये साथ में ये चाइना का बेल्ट है। तो ये जो सारे के सारे एरियाज हैं, और ये मेडिटेरेनियन सी है। और मेडिटेरेनियन सी के साथ ये देखिए स्पेन का जो एरिया आ रहा है, स्पेशली यहां पे, क्योंकि स्पेन को आप अगर कंपेयर करेंगे बाकी यूरोप से तो आपको उस वेदर का बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि स्पेन में गर्मी ज्यादा होगी, बाकी जो है वो यूरोप की निस्बत जो है वो वहां पे डिफरेंस होगा। इसी तरह से यहां पे ये इटली आ रहा है, साथ में इटली को आप यहां पे देखिए, माल्टा को देखिए, तो ये जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं यहां पे, तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है यानी यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर भी ये कुछ एरियाज के अंदर ये क्लाइमेट आता है, ये क्लाइमेटिक जोन आता है। इसी तरह से अमेरिका के अंदर देखिए आप, कुछ अमेरिका का एरिया भी आएगा, साथ में मेक्सिको का ये बहुत बड़ा एरिया यहां पे आएगा। तकरीबन सारा ही मेक्सिको जो है वो इसी सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर ही आता है, ठीक है। या पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा एरिया जो है सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब ट्रॉपिकल जोन्स के एरियाज हैं। अब जैसे ट्रॉपिक जोन में जो चीजें हो रही हैं यहां पे, वो सारी की सारी कम होंगी, 50% जो है वो कम हो जाएंगी, या कुछ एरियाज में इससे भी ज्यादा जो है वो कम हो जाएंगी। उसमें अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये ड्राई है, क्योंकि ये खुश्क है, यहां पे बारिशें नहीं होती या बहुत ही कम होती हैं, बहुत लो प्रेसिपिटेशन है। और जब बारिश कम होगी तो वेजिटेशन भी लो होगी, कि यहां पे हमें जड़ी बूटियां वगैरह वो जो कुछ देखने को मिलते हैं, श्रब्स वगैरह जो हैं वो तो देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पे हमें बड़े बड़े दरख्त, घने जंगलात, ये जो जंगलात वगैरह हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे इन एरियाज के अंदर। कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अंदर होंगे जहां पे पहाड़ ऊंचे हैं, क्योंकि पहाड़ ऊंचे वहां पे फिर वो हवा को रोकते हैं और बारिश बरसाते हैं, या खास करके जो मानसून के जो इलाके
इलाके हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया के हो गए, तो उन मानसून के रीजन में हमें बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब हवा चलेगी तो वो वहां पे पहाड़ बारिश बरसाएंगे, तो वहां का मौसम कुछ खुशगवार होगा। अगर वो पहाड़ भी वहां पे ना हो तो फिर तो वहां पे लाइफ बहुत ज्यादा टफ है, जैसे सहारा अफ्रीका के अंदर आप देखें तो वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अच्छा नंबर 3 पे बात करते हैं जी टेम्परेट की। टेम्परेट जोन हमारे पास आ गया। अब इस टेम्परेट जोन की अगर हम बात करें तो यूएस जो है वो इस जोन के अंदर आएगा, मोस्ट ऑफ कनाडा इसके अंदर आएगा, यूरोप इसके अंदर आएगा। ठीक है, और साउथर्न चाहिए सेंट्रल साउथर्न और साउथ अमेरिका इसके अंदर आएगा, और जो है वो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर आएगा। अब यहां पे मैप के अंदर देखिए ये है टेम्परेट जोन जो कि ग्रीन कलर के अंदर है। ठीक है, अब ग्रीन कलर में हम सबसे पहले यहां देखिए तो ये तकरीबन 90% जो अमेरिका है वो टेम्परेट जोन के अंदर है, क्योंकि वो आप देख लें अमेरिका के लोग जो है वो गोरे होंगे क्योंकि वो ठंड है वहां पे, लेकिन कुछ एरियाज उनके ऐसे हैं जहां पे आपको लोग जो है वो ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि जैसे पाकिस्तान इंडिया का जो है वो स्किनी कलर है। ठीक है, जो वो स्किन कलर के लोग भी यहां पे देखने को मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है मेजॉरिटी अमेरिकन की वो गोरे ही आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि यहां पे ठंड होती है। ठीक है, इसी तरह से ये जो आपको यहाँ पे अलास्का का थोड़ा सा बेल्ट और साथ में कनाडा का इलाका जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए तो मोस्टली जो है वो यूरोप होगा। ठीक है जी, और खास करके जो पूरे का पूरा नॉर्दर्न यूरोप है ये तो बहुत ज्यादा पूरा इसी के अंदर है। रशिया का एरिया इसके अंदर है, टर्की का एक बहुत बड़ा एरिया इसके अंदर है। ठीक है, अच्छा जी, सेंट्रल एशिया का एरिया बहुत बड़ा इसके अंदर है। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे चाइना जो है ये इसका मोस्टली एरिया जो है वो इसी साइड पे है। तो ये सारे का सारा जो है वो आप कह सकते हैं मोस्टली चाइना, और ये जो सेंट्रल एशिया तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया, यूरोप हो गया, और साथ में अमेरिका और कनाडा के एरियाज हो गए। और साथ में फिर यहां पे नीचे आ जाएं साउथ अमेरिका के अंदर तो बिल्कुल इसके साउथर्न में ये जो छोटे से एरियाज हैं तो ये यहां पे आएंगे। तो ये एरियाज जो हैं ये आते हैं जी हमारे पास टेम्परेट जोन के अंदर। ठीक है, अब इस टेम्परेट जोन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें देखिए यहां पे सबसे अहम बात यह है कि यहां पे 4 सीजन होंगे। ठीक है, 4 सीजन्स। अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में भी 4 सीजन्स आते हैं, लेकिन वो टेम्परेट जोन के अंदर नहीं। लेकिन आप अगर देखें तो पाकिस्तान टेम्परेट जोन के साथ थोड़ा बहुत लिंक करता है। दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया की सबसे जो अहम बात है वो यहाँ पे पहाड़ हैं। उन पहाड़ों की वजह से यहाँ पे हमारा जो वेदर है वो बाकी एरियाज से थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे सीजन्स आते हैं, 2 मोस्टली आते हैं, वैसे 4 सीजन्स आते हैं। खिज़ां और जो मौसम बहार है वो थोड़ी कम है। अच्छा, 4 सीजन्स होंगे। हॉट समर होगा यहाँ पे, यानी गर्मियां जो हैं वो गर्म होंगी, और विंटर जो है वो कोल्ड होगा। सर्दियां जो हैं गो के गर्मियां जो हैं वो गर्म होंगी, लेकिन इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती कंपेयर टू ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स। यहाँ पे गर्मियां होती हैं लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड होती हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा बात करें अगर एवरेज प्रेसिपिटेशन होगी, यानी बारिश ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पे वेजिटेशन अच्छी है काफी, और एवरेज वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इन एरियाज के अंदर। ठीक है जी, तो ये जो है वो ये टेम्परेट जोन है। उसके बाद नंबर 4 पे बात करते हैं जी पोलर जोन की। नंबर 4 पे पोलर जोन है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स के एरियाज जो है वो शामिल हैं क्योंकि पोलर जोन है। और इसमें अगर हम देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये बिलो फ्रीजिंग होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होगा, और तकरीबन 10-11 महीने इनके मोस्टली एरियाज के अंदर जो है आपको बर्फ ही देखने को मिलेगी। 1-2 महीने अगर हल्की फुल्की आइस शीट वहां से हटेगी तो हटेगी, अदरवाइज ठंड ही होगी। यहाँ पे ये आइसी है और कवर्ड विद स्नो है, यहाँ पे जो है बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिलेगी। अब इनके अंदर पोलर जोन्स के अंदर आप देखिए तो ये जो आपको यहाँ पे साउथ के अंदर अंटार्कटिका पूरा देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, ये साउथ पोल है। इसी तरह से आप यहां पे अगर नॉर्थ के अंदर देखिए तो ये पूरा जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, पोलर जोन के अंदर, तो ये सारे का सारा जो है ये आर्टिक सर्कल का जोन है सारा। इसी के अंदर ग्रीनलैंड, आइसलैंड वगैरह कंट्रीज आएंगे। रशिया का साइबेरिया का इलाका जो है वो इसी के अंदर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है जी, वो भी इसी के अंदर ही यहाँ पे शामिल होंगे। तो ये वो एरियाज हैं एक्चुअली में जहां पे जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर ही तकरीबन पूरा साल रहता है। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, और जमा हुआ टेम्परेचर होगा बहुत ज्यादा, और यहाँ पे भी वेजिटेशन वगैरह नहीं हो सकती क्योंकि जब बर्फ जो है उसने कवर किया हुआ है सब कुछ, तो वहां पे वेजिटेशन जो है वो किस तरह से पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में बात करते हैं जी लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, और साथ में हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि लोकेशन ऑफ पाकिस्तान को हम एंड में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोकेशन ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड कंट्रीज के साथ डिस्कस करेंगे। मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड मैप के अंदर 57 कंट्रीज हैं। ठीक है, 57 इस्लामी ममालिक हैं, और 57 इस्लामी ममालिक की अगर आप लोकेशन देखें यहाँ पे वर्ल्ड मैप के अंदर तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि तकरीबन सारे के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो एक साथ हैं, यानी एक सिंगल बेल्ट जो है वो बनी हुई है और इस सिंगल बेल्ट के अंदर जो है वो मौजूद है। अदरवाइज आप अगर देखें
देखिए तो दूसरे जो ममालिक हैं, खास करके जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, ईसाई ममालिक हैं, वो आपको डिवीजन में मिलेंगे, तकसीम में मिलेंगे। ठीक है, जैसे यूरोप के अंदर यहाँ पे है, या सामने अमेरिका के अंदर है, ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर है, इसी तरह से अफ्रीका के अंदर ये जो कंट्रीज हैं क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, लेकिन ये डिवीजन में है। और ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये सारे के सारे एक बेल्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया, ठीक है, सबसे नीचे जो नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, सॉरी साउथ ईस्ट के अंदर अगर आप देखने को मिलेगा तो यहां पे इंडोनेशिया आपको देखने को मिलेगा। यहां से मुस्लिम कंट्रीज स्टार्ट होते हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और उसके बाद यहां पे फिर पीछे अगर हम आ जाएं तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा जी बांग्लादेश, यहां पे हमें देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज है, ये मुसलमान जो रहते हैं उनकी अक्सरियत है यहां पे, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये देखिए ये पाकिस्तान आ गया, ये यहां से ये सारे का सारा पाकिस्तान है, जो कि हम कहते हैं जी मुस्लिम कंट्रीज का दिल है पाकिस्तान। और दिल किस वजह से कहते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है। उसके बाद यहां पे ये चाइना का जो मुस्लिम एरिया है ये दिखा रहा है, और साथ में जो है ये सेंट्रल एशिया, पूरे के पूरे सारे के सारे जो है वो 6 कंट्रीज सेंट्रल एशिया के जो है वो सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। उसके बाद यहाँ टर्की का एरिया जो है सारे का सारा आप देख लें, फिर यहाँ ईरान है, ईरान का एरिया है। उसके बाद ये पूरा यहाँ पे इस एरिया के अंदर आ जाए अगर मिडिल ईस्ट के अंदर, तो मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखें पूरा अरब का एरिया है जो बीच में आता है मुस्लिम वर्ल्ड के बिल्कुल, और सऊदी अरब देखें आप बिल्कुल मुस्लिम वर्ल्ड के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो है ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, तो इसमें देखें ये जो ऊपर का जितना भी सारे का सारा नॉर्थ अफ्रीका, आप इसे कह सकते हैं नॉर्थ और सेंट्रल अफ्रीका, ये मुस्लिम कंट्रीज ही हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये यहाँ पे मराकेश है, मोरक्को तक, और ये यहाँ पे स्पेन है, और यहाँ पे स्पेन के अंदर जो मुसलमान वगैरह यहाँ पे आबाद हैं। तो ये सारे का सारा मुस्लिम बेल्ट है। वो जैसे इकबाल ने कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबे खाक काशकर के, वो बिल्कुल जो है ना नील का साहिल यहाँ इजिप्ट से लेके और वो चाइना के काशकर के इलाके तक सारा जो है वो एक ही मुस्लिम बेल्ट है। और ये सारे के सारे वो मानते थे अल्लामा इकबाल स्टार्ट में कि ये सारा एक ही बेल्ट होना चाहिए, ये अलग अलग कौमियतें जो हैं ये हमें तकसीम कर रही हैं। तो एक्चुअली में ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है, लेकिन बावजूद इसके एक साथ मिला हुआ भी है, लेकिन इनके अंदर यूनिटी नहीं है, इनके अंदर तकसीम बहुत ज्यादा है, और इनमें जो है वो कोई भी इत्तेहाद नहीं है। जैसे OIC बनी भी जरूर है, लेकिन उस OIC को आपने देखा उसका कोई फंक्शन नहीं है, उसका काम नहीं है। और खास करके ये जो यहाँ पे अफ्रीका के अंदर हमें मुस्लिम कंट्रीज देखने को मिलते हैं ये बहुत ज्यादा कमजोर हैं। सबसे ज्यादा रिच कंट्रीज हमें जो देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं सऊदी अरब के अंदर, सॉरी ये अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, यानी मिडिल ईस्ट के अंदर जो है, जैसे सऊदी अरब है, यहाँ पे UAE है हमारे पास, ये रिच कंट्रीज हैं, ठीक है जी। और तुर्की जो है वो भी अच्छा, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। उसके बाद ईरान की बात करते हैं तो वहां पे पाबंदियां हैं। फिर पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप देख लें पाकिस्तान वाहिद जो है वो इस्लामिक कंट्रीज में जो है वो एटॉमिक पावर है, एटमी ताकत पाकिस्तान है यहाँ पे, ठीक है जी, पूरे 57 कंट्रीज में। और उसके बाद साथ में इंडिया भी हमारे यहाँ पे, इंडिया के अंदर बहुत बड़े मुसलमान हैं, तो सेंट्रल एशिया है। तो ये पूरे का पूरा जो है वो मुस्लिम बेल्ट है वर्ल्ड मैप के अंदर, और ये उसकी लोकेशन है, ठीक है। और अगर हम आबादी के लिहाज से भी देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 25 करोड़ के करीब जो है वो इंडोनेशिया की आबादी है मुस्लिम कंट्रीज में। सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ा मुल्क जो है वो इंडोनेशिया है आबादी के लिहाज से, ठीक है। और काजाकिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से मुस्लिम ममालिक में सबसे बड़ा है। पहले सूडान भी था, लेकिन अब सूडान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, ठीक है। और उसके यानी काजाकिस्तान रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको पता है हमारा प्यारा पाकिस्तान है, वो माशाल्लाह 22 करोड़ की आबादी के साथ लगभग। उसके बाद जो है बांग्लादेश है हमारे पास यहाँ पे इंडिया के अंदर, ठीक है, साउथ एशिया के अंदर। बांग्लादेश की आबादी भी तकरीबन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि 17 से 18 करोड़ के करीब हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारे पास नाइजीरिया है यहाँ पे, ये अफ्रीका के अंदर है। इसकी आबादी भी तकरीबन 9 करोड़ के करीब, 9.5 करोड़ या 10 करोड़ आप कह लें, 10 करोड़ के करीब इसकी आबादी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद इजिप्ट है यहाँ पे, ये हमारे पास मिस्र जो है, इसकी आबादी तकरीबन 8.5 करोड़ या 9 करोड़ के करीब इसकी आबादी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद फिर ईरान है, इसकी आबादी तकरीबन 8-9 करोड़ के करीब हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर टर्की है, टर्की की आबादी जो है वो तकरीबन 7 करोड़ 7.5 करोड़ के करीब देखने को मिलती है। फिर अल्जीरिया है, पहले नाइजीरिया था, अब अल्जीरिया है ये जो यहाँ पे मौजूद है। तो इस अल्जीरिया की आबादी जो है तकरीबन 5 करोड़ इसकी आबादी भी है। और उसके बाद सूडान है 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी के साथ। तो ये जो है ये हमारे पास तकरीबन टॉप 10 कंट्रीज जो हैं मुस्लिम आबादी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो वो इस तरह से आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी टॉप 10 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन की। वर्ल्ड मैप के अंदर हम
पूरा ओवरऑल हमने अभी मुस्लिम कंट्रीज का देखा आबादी के लिहाज से 10 बड़े कंट्रीज, तो अब हम देखेंगे ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आबादी के लिहाज से 10 बड़े ममालिक जो हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। ये आपके पास पॉपुलेशन मैप मौजूद है, ठीक है। उस पॉपुलेशन मैप के अंदर यहाँ पे देखिए नीचे आपको यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले नंबर पे जो है वो हमारे पास है चाइना, ठीक है। पहले नंबर पे तकरीबन जो है वो 1 अरब 35 करोड़ की आबादी जो है उसके लगभग आबादी चाइना की है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से चाइना है, ठीक है, नंबर 1 पे। और इसी वजह से ये दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरा भी है। क्यों खतरा है? क्योंकि इनके पास जितनी ज्यादा बड़ी आबादी है उतनी ही बड़ी फौज भी है इनकी, और उतनी ही बड़ी इनकी अब इकोनॉमी भी है। तो जितनी बड़ी इकोनॉमी है, जाहिर बात है फिर वो इकोनॉमी, इसी वजह से आप देख लें इस टाइम पे नंबर 1 पे चाइना इकोनॉमी में जा चुका है, तो आबादी उसके लिए इस तरह से फायदेमंद है, ठीक है। नंबर 1 पे चाइना है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारे पास इंडिया है, ठीक है। और तकरीबन इंडिया की आबादी की हम बात करें तो 1 अरब 20 करोड़ के करीब इसकी आबादी है, यानी चाइना के बाद दूसरे नंबर पे इंडिया की आबादी है। और उसके लिए भी वो अब उसकी दूसरे नंबर पे अगर चाइना की मैशत है, इकोनॉमी है, पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स की है अगर मानते हैं हम, तो तीसरे नंबर पे जो है वो इंडिया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, ठीक है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स, और यहां पे यानी कि ये आ जाता है हमारे पास चौथी बड़ी आबादी जो है वो अमेरिका की है। तकरीबन जो है वो 31 करोड़ के करीब जो है वो अमेरिका की आबादी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इंडोनेशिया, ठीक है। ये मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री है तो इसकी आबादी तकरीबन जो है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 24 से 25 करोड़ के लगभग इसकी आबादी है, और ये हमारे पास आ जाता है जी 5वें नंबर पे, ठीक है। और छठे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो फिर से हमारा पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे ब्राजील पहले आएगा। ब्राजील जो है वो उसकी आबादी की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन जो है वो उसकी आबादी भी 22 करोड़ के लगभग है। लेकिन अब ब्राजील और पाकिस्तान साथ साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आबादी यहाँ पे आ जाएगी नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। और तकरीबन 22 करोड़ हम भी कह रहे हैं, और 22 करोड़ की आबादी यहाँ हमारी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर नाइजीरिया है नंबर 7 पे, ठीक है। ये यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा अफ्रीका के अंदर, और तकरीबन जो है वो इसकी आबादी भी 16 से 17 करोड़ के करीब इस टाइम पे है, ठीक है। तो इनकी आबादी है। उसके बाद हम बात करते हैं फिर 8वें नंबर पे जो है, ये 7वें पे, 8वें पे और ये 9वें पे यहाँ पे हमारे पास बांग्लादेश आ जाएगा। फिर बांग्लादेश की आबादी है और तकरीबन 16 करोड़ के करीब जो है, या 18 करोड़ के करीब अब ज्यादा हो गई है। तो ये आबादी जो है वो 17 करोड़ आप कह ले से एवरेज जो है ये बांग्लादेश की आबादी है 9वें नंबर पे। और नंबर 10 पे अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारे पास रशिया है। फिर रशिया की आबादी हमारे पास आ जाती है तकरीबन जो है वो 14 करोड़ के साथ हमारे पास, या 14.5 करोड़ के साथ रशिया की आबादी भी यहाँ पे आती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर जापान है। जापान की आबादी जो है वो 12 करोड़ के करीब जो है, ये इस एरिया के अंदर ये जो है वो जापान की आबादी भी आती है 12-12.5 करोड़ के करीब। तो अब इनमें अगर आप देख लें सारे ही ममालिक जो हैं जिनके पास आबादी सबसे ज्यादा है, उनमें 3 ऐसे कंट्रीज हैं, 4 आप कह लें मोस्टली जो है जिनके पास एरिया नहीं है लेकिन उनकी आबादी है। अगर चाइना के पास आबादी है तो चाइना के पास एरिया भी है, इंडिया के पास आबादी है तो इंडिया के पास एरिया भी है, इंडोनेशिया के पास भी हम कह सकते हैं एरिया है, ठीक है। इसी तरह से ब्राजील बहुत बड़ा मुल्क है, यूनाइटेड स्टेट्स बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर रशिया बहुत बड़ा मुल्क है, अगर नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। देखिए पाकिस्तान की आबादी ज्यादा है लेकिन पाकिस्तान जो है वो एरिया के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क नहीं है जितनी आबादी है और जिस तरह से ग्रोथ कर रही है। बांग्लादेश बहुत छोटा मुल्क है, आप अगर देखें तो उसकी आबादी बहुत ज्यादा है। जापान भी इतना कोई बड़ा मुल्क नहीं है लेकिन उसकी भी आबादी है। तो इसका मतलब अगर सबसे ज्यादा जो है वो नाइजीरिया भी इतना बड़ा नहीं है लेकिन उसकी आबादी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, इनका एरिया इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी इनकी आबादी जो है उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा, खास करके पाकिस्तान की आबादी की ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा है। तो मोस्टली जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, जैसे मैंने कहा, वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो एशिया के अंदर ही है, जो कॉन्टिनेंट एशिया है, ठीक है, उसके अंदर है। उसके बाद फिर जो है हम बात करते हैं तो वो अमेरिका के अंदर है, खास करके साउथ अमेरिका के अंदर, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर जो है फिर वो यहाँ पे मिला के एक बड़ा कंट्री वहां पे और एक बड़ा कंट्री जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है वो वर्ल्ड है, टॉप 10 कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू आबादी की, भाई इनकी पॉपुलेशन जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड मैप के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से है। और इस सेकंड पार्ट को भी हम यहाँ पे क्लोज करते हैं क्योंकि फिर इसके बाद वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अब थर्ड पार्ट जो है, फाइनल पार्ट, उसके अंदर जो है इस वर्ल्ड मैप को हम कवर करेंगे ओवरऑल, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स जो हैं हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की या वर्ल्ड मैप के हमारे जो है वो ओवरऑल कवर हो चुके हैं।